क्या आपने कभी उस दर्द को महसूस किया है जब कोई आपका घर लूट ले और आपको ही वहाँ गुलाम बना दे? अंग्रेजों ने भारत से 45 ट्रिलियन डॉलर्स की लूट की और हमारे किसानों को भूखा मरने पर मजबूर कर दिया। बात सिर्फ पैसों की नहीं थी, बात हमारी महिलाओं की इज्जत और हमारी आजादी की थी। उन्होंने हमारी माँ बहनों पर वो जुल्म ढाए जिन्हें सुनकर आज भी रूह कांप उठती है। हमें हमारी ही जमीन पर डॉग्स एंड इंडियंस कहकर अपमानित किया गया। 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग का वो खूनी मंजर जहां जनरल डायर ने निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाई। लेकिन भारत की मिट्टी ने भी ऐसे शेर पैदा किए जिन्होंने मौत की आंखों में आंखें डालकर देखा। वीडी सावरकर ने काला पानी की वो भयानक सजा सही, लेकिन कभी झुके नहीं। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमा और चंद्रशेखर आजाद ने आखिरी गोली खुद को मारकर अपनी आजादी का वादा पूरा किया। आज जो हम आजादी मना रहे हैं वो इन्हीं कुर्बानियों के खून से लिखी गई है। आज की इस वीडियो में हम इतिहास के उन पन्नों को पलटेंगे जिन्हें दुनिया से छुपाया गया। देखिए भारत की लूट और बलिदान की ये सच्ची दास्तान। दोस्तों, हमारी कहानी शुरू होती है साल 1600 में, जब लंदन में बैठे कुछ लालची व्यापारियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की नींव रखी। इनका मकसद दुनिया के सबसे अमीर हिस्से यानी भारत के साथ ट्रेड करना था। उस वक्त इंग्लैंड एक छोटा सा देश था और भारत दुनिया की महाशक्ति। कैप्टन विलियम हॉकिंस जब मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में पहुंचा तो वो एक भिखारी की तरह झुका था। उसने फारसी भाषा सीखी ताकि बादशाह को लगे कि ये लोग हमारी कल्चर की इज्जत करते हैं। उन्होंने सिर्फ ये मांगा कि उन्हें सूरत में एक छोटी सी फैक्ट्री खोलने की इजाजत दी जाए। लेकिन दोस्तों, ये फैक्ट्री सामान रखने के लिए नहीं बल्कि हथियार जमा करने के लिए थी। अंग्रेजों ने धीरे धीरे देखा कि भारत के राजा और नवाब आपस में ही ईगो और जमीन के लिए एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। उन्होंने इस घर की फूट का फायदा उठाया। वो एक राजा को दूसरे के खिलाफ भड़काते और बदले में अपनी प्राइवेट आर्मी का सपोर्ट देते। शुरुआत में ये सिर्फ ट्रेडर्स दिखते थे, लेकिन इनका असली चेहरा तब सामने आया जब इन्होंने अपने गोडाउन्स को किलों में बदलना शुरू कर दिया। इन्होंने धीरे धीरे बंगाल, मद्रास और बॉम्बे जैसे इलाकों में अपनी पकड़ मजबूत कर ली। इनकी स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल थी, पहले दोस्ती करो, फिर मदद करो और आखिर में पूरी तरह कब्जा कर लो। सत्ता की असली भूख 1757 में दिखी, जब बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों की बढ़ती दादागिरी को रोकने की कोशिश की। प्लासी के मैदान में जो हुआ वो कोई जंग नहीं थी बल्कि इतिहास का सबसे बड़ा फ्रॉड था। रॉबर्ट क्लाइव ने नवाब के सेनापति मीर जाफर को गद्दी का लालच देकर रिश्वत दी। जब जंग शुरू हुई तो मीर जाफर की सेना ने तलवार तक नहीं उठाई। सिराजुद्दौला को धोखे से मरवा दिया गया और बंगाल की चाबी अंग्रेजों के हाथ में आ गई। इसके बाद 1764 में बक्सर की लड़ाई हुई, जहां मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेजों को रोकने की आखिरी कोशिश की, लेकिन वो भी हार गए। इस हार के बाद दीवानी राइट्स यानी टैक्स कलेक्ट करने का हक अंग्रेजों को मिल गया। अब इमेजिन कीजिए, एक बाहर से आई कंपनी हमारी ही जमीन पर हमसे ही टैक्स वसूलने लगी। इन्होंने ऐसे नए नए रूल्स बनाए कि राजाओं की पावर्स खत्म होती गईं और कंपनी एक महासत्ता बन गई। बंगाल की उस दौलत ने इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ला दिया, जबकि हमारे लोग गरीबी की दलदल में फंसने लगे। दादा भाई नौरोजी ने पहली बार दुनिया के सामने ये सच रखा कि अंग्रेज भारत को कैसे लूट रहे हैं। उन्होंने इसे ड्रेन ऑफ वेल्थ कहा। अंग्रेजों ने भारत को एक सोने का अंडा देने वाली मुर्गी समझा था, जिसे वो काटने पर उतारू थे। हमारा पैसा टैक्स के रूप में वसूला गया सोना और यहाँ तक कि हमारा अनाज भी लगातार लंदन भेजा जा रहा था। ये लूट कैसे होती थी? अंग्रेज भारत के ही पैसे से यहाँ का रॉ मटेरियल सस्ते में खरीदते, उसे इंग्लैंड भेजते और वहाँ की मशीनों में बना सामान वापस महंगा करके हमें ही बेचते। मतलब हमारा ही पैसा और हमारा ही नुकसान। मॉडर्न इकोनॉमिस्ट्स कहते हैं कि अंग्रेजों ने भारत से लगभग 45 ट्रिलियन डॉलर्स की लूट की थी। अगर ये पैसा आज हमारे पास होता तो भारत दुनिया का सबसे अमीर देश होता। उन्होंने टैक्सेस को 50% तक बढ़ा दिया था, जिससे हमारी इकोनॉमी की बैकबोन टूट गई। हर साल करोड़ों पाउंड्स हमारे देश से बाहर निकलकर लंदन की सड़कों और महलों की चमक बढ़ा रहे थे। भारत का हैंडलूम इंडस्ट्री कभी दुनिया में डंका बजाता था। ढाका का मलमल इतना बारीक था कि एक 10 मीटर की साड़ी एक अंगूठी से निकल जाती थी। लेकिन अंग्रेजों को ये बर्दाश्त नहीं था। उन्होंने इंडियन कपड़ों पर इतना हैवी टैक्स लगा दिया कि उनका प्राइस दुनिया भर में बढ़ गया। दूसरी तरफ उन्होंने इंग्लैंड की मशीन से बना सस्ता कपड़ा हमारे मार्केट्स में डंपिंग करना शुरू कर दिया। जब हमारे बुनकरों ने कंपटीशन देना शुरू किया तो उन पर क्रूएल्टी की गई। इतिहास के पन्नों में जिक्र है कि कई बुनकरों के अंगूठे तक काट दिए गए ताकि वो दोबारा कभी कपड़ा न बुन सके। जो शहर कभी टेक्सटाइल के लिए मशहूर थे वो रातों रात सुनसान हो गए। करोड़ों लोग जो कपड़े के कारोबार से जुड़े थे वो बेरोजगार हो गए और खेती करने पर मजबूर हो गए। इन्होंने हमारी पुरानी और बेहतरीन टेक्निक्स को हमेशा के लिए दफना दिया ताकि इंग्लैंड की टेक्सटाइल
टेक्सटाइल मिल्स चलती रहीं। जब किसान खेती की तरफ मुड़े तो वहां भी अंग्रेजों ने मौत का जाल बिछाया था। इन्होंने जमींदारी सिस्टम लागू किया, जहां किसान को अपनी ही जमीन पर गुलाम बना दिया गया। किसानों को मजबूर किया गया कि वो गेहूं या चावल के बजाय इंडिगो या नील और ओपियम यानी अफीम उगाएं, क्योंकि इनकी डिमांड यूरोप में ज्यादा थी। जब 1770 और 1943 में बंगाल में अकाल पड़ा तो लोग सड़क पर तड़प तड़प कर मर गए। 30 लाख से ज्यादा लोग भूख से मर गए। लेकिन ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर चर्चिल ने हमारा अनाज अपनी आर्मी के लिए स्टोर कर लिया। जब उनसे पूछा गया कि लोग मर रहे हैं तो उन्होंने बेशर्मी से कहा, इफ फूड इज स्कैर्स, व्हाई हैजंट गांधी डाइड येट? लोग मिट्टी और घास खाने पर मजबूर हो गए थे। माओ ने अपने बच्चों को नदी में फेंक दिया क्योंकि वो उनकी तड़प नहीं देख सकती थी। ये कोई नेचुरल डिजास्टर नहीं था, बल्कि ब्रिटिश पॉलिसीज द्वारा किया गया एक मैन मेड जेनोसाइड था। इन अकालों ने भारत की मिट्टी को लाशों से भर दिया था। गुलामी के उस काले दौर में हमारी महिलाओं ने जो दर्द सहा वो आज भी रूह कंपा देता है। जब किसान टैक्स नहीं दे पाते थे तो अंग्रेज अफसर उनकी बीवियों और बेटियों को उठा कर ले जाते थे। मजदूरी के नाम पर महिलाओं को लेबर कैंप्स और पी प्लांटेशंस में जानवरों की तरह रखा जाता था, जहां उनका फिजिकल और मेंटल एक्सप्लॉयटेशन होता था। रिवोल्ट्स के दौरान क्रांतिकारियों को तोड़ने के लिए उनकी महिलाओं को टॉर्चर करना अंग्रेजों की एक स्ट्रेटेजी थी। इन्हें बंदी बनाकर रखा जाता था और उनकी डिग्निटी के साथ खेला जाता था। लेकिन हमारी नारी शक्ति ने कभी हार नहीं मानी। जब मर्द जेलों में होते तो ये महिलाएं ही थीं जो गुप्त तरीके से क्रांतिकारियों तक संदेश और हथियार पहुंचाती थीं। बेगम हजरत महल और रानी लक्ष्मीबाई ने दिखा दिया कि भारत की बेटियां जब तलवार उठाती है तो पूरी दुनिया उनके हौसले के सामने झुकती है। फिर भी दुनिया भर में उनके साथ हुए अत्याचार इतिहास के छुपे हुए जख्म है। अंग्रेजों ने भारत को सिर्फ तलवार से नहीं बल्कि काले कानूनों से भी घेरा था। इन्होंने ऐसे कानून बनाए जो सिर्फ गोरे लोगों को प्रोटेक्ट करते थे। रॉलेट एक्ट जैसे कानून आए जिसमें बिना किसी गलती या ट्रायल के किसी भी इंडियन को 2 साल के लिए जेल में डाला जा सकता था। इसके साथ ही नस्ल भेद यानी रेसिज्म अपने पीक पर था। इनके क्लब्स और होटल्स के बाहर लिखा होता था, डॉग्स एंड इंडियंस नॉट अलाउड। इनके नजर में एक इंडियन की जान की कोई कीमत नहीं थी। अगर कोई गोरा किसी इंडियन को मार देता तो उसे कोई सजा नहीं होती थी। इन्होंने मैकॉलेज एजुकेशन सिस्टम लागू किया, जिसका मकसद हमें हमारी कल्चर से दूर करके मेंटल स्लेव बनाना था। वो चाहते थे कि हम दिखने में इंडियन हो लेकिन दिमाग से अंग्रेजों के गुलाम। हर मोड़ पर इंसल्ट करना, हमें हीन फील कराना उनका कंट्रोल सिस्टम था। इन्होंने भारत की पुरानी पंचायत सिस्टम को खत्म करके अपना करप्ट पुलिस सिस्टम लाया जो सिर्फ जनता को दबाने का काम करता था। अक्सर लोग कहते हैं कि अंग्रेजों ने हमें रेलवे दी, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसके पीछे उनका मकसद क्या था? सच तो ये है कि रेलवे हमारे लिए नहीं बल्कि भारत की लूट की स्पीड बढ़ाने के लिए बनी थी। अंग्रेजों को ये चाहिए था कि अंदरूनी इलाकों से कच्चा माल, कपास और अनाज तेजी से पोर्ट्स तक पहुंचे ताकि वो शिप में भरकर लंदन भेज सकें। इसका दूसरा बड़ा कारण था ब्रिटिश आर्मी का मूवमेंट। अगर देश में कहीं भी विद्रोह हो तो ब्रिटिश आर्मी तुरंत वहां पहुंचकर उसे दबा सके, इसीलिए ये पटरियां बिछाई गईं। इस रेलवे के लिए सारा पैसा भारत के गरीब टैक्स पेयर से लिया गया और सारा प्रॉफिट ब्रिटिश इन्वेस्टर्स की जेब में गया। रेलवे के डिब्बों में भी घोर रेसिज्म था। फर्स्ट क्लास कोचेज सिर्फ गोरे लोगों के लिए रिजर्व थे, जबकि इंडियंस को थर्ड क्लास में जानवरों की तरह ठूंसा जाता था। ये विकास नहीं बल्कि लूट का एक नया सिस्टम था जिसने हमारी इकोनॉमी की बची कुची जान भी निकाल ली। उन्होंने हमारी जंगल की लकड़ियां काटकर स्लीपर्स बनाए और हमारी मिट्टी को चीरकर अपनी कमाई का रास्ता बनाया। 200 साल का दबा हुआ गुस्सा 1857 में एक ज्वालामुखी की तरह फटा। इसकी शुरुआत की मंगल पांडे ने, जिन्होंने बैरकपुर में अपने धर्म और देश के लिए पहली गोली चलाई। अंग्रेजों ने उन्हें फांसी दे दी, लेकिन वो आग पूरे देश में फैल गई। मेरठ, कानपुर, लखनऊ और झांसी, हर तरफ अंग्रेजों भारत छोड़ो की गूंज थी। रानी लक्ष्मीबाई ने दिखा दिया कि भारत की नारी क्या कर सकती है। उन्होंने अपनी पीठ पर अपने बच्चे को बांधकर ग्वालियर के किले पर तलवार चलाई और मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी के नारे के साथ शहीद हो गईं। लाला लाजपत राय जैसे नेताओं ने जब साइमन कमीशन का विरोध किया तो उन पर लाठियां बरसाई गईं। उन्होंने कहा था, मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश एम्पायर के ताबूत की आखिरी कील साबित होगी। और वैसा ही हुआ। 1857 का विद्रोह हालांकि दबा दिया गया क्योंकि कुछ गद्दार राजाओं ने अंग्रेजों का साथ दिया, लेकिन इसने ब्रिटिश एम्पायर की नींव हिला दी। इन्होंने हजारों क्रांतिकारियों को तोप के मुंह पर बांधकर उड़ा दिया, पेड़ों पर लटकाकर फांसी दी, लेकिन आजादी का जज्बा नहीं मरा। 13 अप्रैल 1919 ये वो काली तारीख है जिसे सदियां गुजरने के बाद भी कोई इंडियन नहीं भूल सकता। अमृतसर के जलियांवाला बाग में हजारों लोग पीसफुल मीटिंग कर रहे थे। तभी जनरल डायर ने बिना किसी वार्निंग के निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवाने का ऑर्डर दे दिया। 10 मिनट तक लगातार 1650 राउंड्स चले। एग्जिट गेट बंद था। लोग अपनी जान बचाने के लिए बाग के कुएं में कूद गए और वो कुआं लाशों से भर गया। बच्चों, औरतों और बुजुर्गों को बेरहमी से भून दिया गया। उस दिन मिट्टी का रंग लाल हो गया था। जब डायर से पूछा गया कि उन्होंने ऐसा क्यों किया तो उन्होंने बेशर्मी से कहा कि वो सिर्फ इंडियंस को सबक सिखाना चाहते थे। इस नरसंहार ने पूरे दुनिया को हिला दिया। उधम सिंह जैसे वीरों ने 21 साल इंतजार किया और लंदन जाकर माइकल ओडवायर को गोली मारी। तब जाकर इस अत्याचार का बदला पूरा हुआ। जलियांवाला बाग ने साबित कर दिया कि ब्रिटिश राज सिर्फ खून और जुल्म पर टिका है। भारत की आजादी में क्रांतिकारियों का एक ऐसा दौर आया जिसने अंग्रेजों की रातों की नींद हराम कर दी। वीडी सावरकर जैसे वीरों ने अभिनव भारत जैसी संस्था बनाई और काला पानी यानी
अंडमान जेल की वो भयानक सजा सही जहां उन्हें कोल्हू के बैल की तरह तेल निकालने पर मजबूर किया जाता था। उन्होंने जेल की दीवारों पर कोयले से इतिहास लिखा, लेकिन कभी झुके नहीं। क्रांतिकारियों ने समझ लिया कि अंग्रेज बिना ताकत के नहीं मानेंगे। अशफाकुल्ला खान और राम प्रसाद बिस्मिल जैसे दोस्तों ने काकोरी कांड करके सरकारी खजाना लूटा ताकि आजादी की लड़ाई के लिए हथियार खरीदे जा सके। अशफाकुल्ला खान ने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमा और साबित किया कि देश की आजादी के लिए हर धर्म एक है। इन वीरों ने दुनिया को दिखाया कि हम सिर्फ दुख सहने के लिए नहीं बल्कि पलटकर वार करने के लिए भी तैयार हैं। जब बात बलिदान की आती है तो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु का नाम सबसे ऊपर आता है। भगत सिंह ने कहा था, बहरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है। उन्होंने असेंबली में बम फेंका ताकि सोई हुई ब्रिटिश सरकार को जगाया जा सके। उन्होंने जेल में 64 दिनों तक भूख हड़ताल की ताकि इंडियन प्रिजनर्स को इंसान समझा जाए। 23 मार्च 1931 को इन तीनों ने इनकलाब जिंदाबाद के नारे के साथ फांसी को गले लगा लिया। वहीं दूसरी तरफ चंद्रशेखर आजाद थे, जिनका नाम सुनकर अंग्रेज कांपते थे। उन्होंने कसम खाई कि वो कभी जिंदा नहीं पकड़े जाएंगे। इलाहाबाद के एल्फ्रेड पार्क में जब वो घेर लिए गए तो उन्होंने आखिरी गोली अपने आप को मार ली, लेकिन आजाद ही रहे। इन वीरों के बलिदान ने भारत के नौजवानों में मर मिटने का जज्बा पैदा किया। इनका खून ही था जिसने आजादी की मिट्टी को सींचा। इन्होंने दिखा दिया कि मौत से डर उन्हें नहीं लगता जो देश के लिए जीते हैं। जब देश के अंदर लड़ाई चल रही थी तब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने विदेशी धरती पर आजाद हिंद फौज तैयार की। उन्होंने कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। उन्होंने जापान और जर्मनी की मदद ली और मणिपुर के रास्ते भारत में घुसने की कोशिश की। नेताजी का दिल्ली चलो का नारा हर इंडियन सोल्जर के दिल में जोश भर गया। ब्रिटिश आर्मी में डर फैल गया कि उनके खुद के इंडियन सोल्जर्स अब उनके खिलाफ हो जाएंगे, लेकिन अंग्रेज जानते थे कि अगर भारत एक रहा तो वो कभी राज नहीं कर सकते। इसलिए उन्होंने जाते जाते अपनी सबसे जहरीली चाल चली, देश का बंटवारा। उन्होंने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी से हिंदू और मुसलमानों के बीच नफरत पैदा की। पार्टीशन की वो ट्रेजेडी ह्यूमन हिस्ट्री की सबसे बड़ी ट्रेजेडी थी। लाखों घर उजाड़ गए, करोड़ों लोग मारे गए। अंग्रेज तो चले गए, लेकिन एक कभी न खत्म होने वाला बॉर्डर डिस्प्यूट और नफरत छोड़ गए जो आज भी हमें हर्ट करता है। आखिरकार 15 अगस्त 1947 का वो दिन आया जब भारत आजाद हुआ, लेकिन ये आजादी किसी के लिए तोहफा नहीं थी। ये आजादी ढेरों कुर्बानियों की मिट्टी पर बनी थी। हमें याद रखना चाहिए कि ये आजादी तब मिली जब मंगल पांडे शहीद हुए, जब भगत सिंह ने फांसी चूमी, जब सावरकर ने काला पानी सहा और जब नेताजी ने दुनिया भर से लड़ाई लड़ी। आज हम जो ओपन एयर में सांस ले रहे हैं वो उन्हीं कुर्बानियों की देन है। इस पूरी कहानी से हमें एक ही सीख मिलती है, एकता में ही शक्ति है। जब हम बटे थे तब एक बाहर की कंपनी हम पर राज कर गई, लेकिन जब हमारे क्रांतिकारियों ने मिलकर वार किया तो हमने उन्हें भगा दिया। आज हमारी आजादी को बचाए रखना हमारी जिम्मेदारी है। हम फिर कभी किसी को धर्म या जाति के नाम पर हमें बांटने की इजाजत न दें। हमारे शहीदों का सपना एक अखंड और शक्तिशाली भारत का था, उसे पूरा करना हमारा फर्ज है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो और अपने इतिहास के बारे में जानकर गर्व फील हुआ हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में बताएं कि आपका सबसे फेवरेट फ्रीडम फाइटर कौन है। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें ताकि हर इंडियन को ये सच पता चले। और ऐसी ही हिस्टोरिकल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।